हमारी जाति है सबकी आर्य, तो हमारे जब इतने हम श्रेष्ठ हैं तो हमें कर्म भी श्रेष्ठ करना चाहिए। अब मैं ये भावना लेकर आया, आपके अंदर कोई भी मान लो ये परंपरा पड़ गई। अब जैसे कि ये घर में को बूढ़ा होका पीता था, बच्चे से होका भरवा लिया, भाई चलो होका भर लिया, देखन देखो उसे घूट मारने लग गया। ये कोई ऐसा है न तो भूख भागती न तस भागती, एक व्यसन है, बस उसमें थोड़ा नशा सा हो जाता है। अब ये दारू की है कोई भी है, ये मैं कहता हूँ भाई वहाँ मलकपुर में हो रहा था, को होका पी रहा था, मैं भी ये मत पियो, बोला ये जाटों का तो होता है, मर्दों का होता है, ये तो पंचायती है। मैंने कहा भी देखो इतिहास उठा के देखो, ये होका मुसलमान है। हमारे देश में कौरव पांडव रामायण देखिए, महाभारत देखिए, आपने तो होका नहीं दिखाई देगा। शराब और चाय ये अंग्रेज ले, हम ये उनकी परंपरा हमने अपनाई है, हम अपनाते दूसरे को देख के नकल करते हैं, वो अच्छी है या गलत है ये निर्णय नहीं करने पाते। हम माफ करना, ये पजामा है, ये पजामा मुसलमानों का था, अपने मुसलमान अपने छोटे भाई का तो पजामा पहनते हैं और बड़े भाई का कुर्ता पहनते हैं। पैंट बूशर्ट है ये अंग्रेज लाए, हमारी संस्कृति नहीं है, हम दूसरी संस्कृति में ढूंढ लें। और बीच में कहते हैं ऐसे बच्चे जो बन गए मकान ऐसे बन गया ना भाई, हमारा रहन सहन विदेशी, खान पीन विदेशी और मकान वगैरह सब विदेशी, पहरावा विदेशी। हम शरीर से भारतीय हैं, शरीर से हिंदुस्तानी हैं, लेकिन हम अपने कर्म शक्ल से सूरत से हम भारतीय हैं। तो मैं ये चाहता हूँ, आप लोगों के पास आया हूँ, आपने बड़ी श्रद्धा से मेरी प्रतीक्षा करी होगी हमारी, और बड़े उमंग के साथ आप यहाँ एकत्रित हुए हैं, तो मैं भी इतनी उमंग चाहता हूँ। अब मैं अपने भाइयों के पास आया हूँ, मेरे भाई भी ऐसे हों जिसके अंदर कोई उंगली उठाने आड़ा हो ना हो। आस पास के क्षेत्र में आपके ये अकेला ही गांव है, हमारे 5 गांव हैं, समसपुर, उजवा, मलकपुर, डासा, और हमारी काउंसलर जो होते हैं निगम पार्षद वगैरह तकरीबन हमारे गांव 500 गांवों से बनते हैं। ऐसे काम करो जिससे पहचान बन जाए, काम ऐसे करो जो उदाहरण मिसाल बन जाए, कदम ऐसे को निशान बन जाए, और परिचय ऐसा करो जो पहचान बन जाए। इन शब्दों के साथ ज़्यादा ना कहते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ, जो मेरी भावना है, मेरी जो भावना है यही भावना आपकी हो, और आपके अंदर किसी किस्म का कोई व्यसन न हो। और मैं ये चाहता हूँ आप भी अपने काम का ये लिख कर दो, अब भाई आप पता करो, जैसे आपका भाट आता है या कोई पूर्वज है या कब बचा था, किसी ने बताया था, ये सारी बातें मेरा प्रयास है मैं एक पुस्तक लिखूं, और लिखने के बाद ये सबको हर एक गाँव में ये वितरित की जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने बारे में कहूँ तो आप ये है, मैं जैसे ये कपड़े हैं ना, मैं अंदर से भी वैसा ही था। एक राजा और पुरोहित पहले जाते इस साइड में जाते, वो प्रेत जोड़े आता था, बोला रे न्यूना मत जा, पुरोहित बोला क्यों, बोला दशा सूर से, बोला जी मैं गया, मेरा बाप गया, मेरा दादा गया, पड़दादा, बोला क्यों गए, न्यूना हमारे खेत से, हम खेत में जाएंगे कि नहीं जाएंगे न्यूना, बोला तर हाथ देखा, उस किसान ने न्यू कर दिया, बोले रे ब्राह्मण बोले इतना हाथ नहीं दिखाना, हम का न्यू कराए, बोला जी हमने न्यू करना नहीं सीखा, हमने न्यू करना नहीं सीखा। तो ऐसा है, मैं ना किसी के सामने आप ये बताओगे टोल टैक्स में रहा, एक भागवी रोड का जाता था, वो टैक्स का प्रधान था ना, क्या न्योल सिंह दीक्षित था, क्या था उसका नाम, बोले दीक्षित था, वो बागी का उसका छोटा भाई चला गया डासर बॉर्डर पर। मैं पूछा भाई कहाँ का है, बोला जी वहाँ का हूँ। मैं बोले आप 15 रुपये थे, टम्पू ले रहा था, क्यों भर रहा, बोला जी मैं उसका भाई हूँ, फिर बोला 10 रुपये ले ले, मैं क्यों, बोला तू तक्षत का भाई नहीं हाल से, और पैसू का प्रधान बता रहा है, और उसका छोटा भाई बता रहा तू, और मन्ना रे सुबह दे आप ऊपर मन्ना डबो है, नून तू चोरी करा मन्ना चोर बनावे। तो ऐसा है, मैं भीम सिंह से भी कहा था भाई ठीक है, अपने घर पे हम 9:30 9:30 बजे खाने पीने का टाइम वहाँ भी हो गया था, और फिर ऐसा है हम
पता नहीं कितने बार आप रामकिशन साहब, श्री सुरेंद्र जी, आओ जी। हुकमचंद खड़े हो। वही इनकी भावना से हमारे बीच में जो श्रीमती अनीता जी आई हैं, देवी जी, उनका गांव की तरफ से सरपंच साहब जो है वो सम्मान करें। सरपंच अशोक कुमार, ताली बजा दो भाई। ले आओ भाई, फूल ले आओ। कहना ये है कि ये बात जागृत करने का काम आर्य समाज ने किया है और हम भी कोशिश करेंगे कि हम उसको पुनर्जीवित करें यहाँ आर्य समाज। तो अभी गांव की तरफ से और जो भी भाई बलवान जी, आप भी बोलो, सम्मान करो, कोई भाई बोलना चाहो। मान और सम्मान के योग्य ईश्वरपुर ढांचा जो कि हमारा निकास मानते हैं और है भी गांव के बुजुर्गों, ये कल पता चलने के बाद में मैंने भी थोड़ी स्टडी करी। अपने जाट इतिहास के ऊपर 500 किताबें लिखी एक तो, और इसका संग्रहालय बाड़मेर में है। कोई किसान द्वार कोई लाइब्रेरी है उसकी। इसका प्रमाण ये है कि धरती के 6000 किलोमीटर के इलाके में जाट मतलब जो आज आप जाट का वो नहीं, जो हजारों और लाखों किलोमीटर में फैले हुए। जैसे कि स्वामी जी बता रहे थे कि 1000 और 1100 के बीच में जो युद्ध हुए थे पृथ्वीराज चौहान के समय में, उस समय जाट और विशेष कर डागर गोत ने गुरिल्ला युद्ध लड़ा इस इलाके में, और उस गुरिल्ला युद्ध का परिणाम ये हुआ कि वे जगह जगह बच गए। उत्तर प्रदेश के अंदर 10-10 और 5-5 किलोमीटर के गाँव, मध्य प्रदेश में है, वहाँ मैं खुद गया हूँ। जहाँ तक जडेजा की बात कर रहे थे, ये राजकोट, जामनगर, काठियावाड़, गुजरात जो महात्मा गांधी वाला बोलते हैं, वहाँ भी मत है। वो या तो वंशी तो ये बोलते हैं वहाँ पर वो जो धोती जो अच्छी धोती, और किसान वहाँ का बड़ा गरीब है और शहर बड़े अमीर है। तो वो बोलते हैं भाई कृष्ण जी उड़ा है, वो तो अपना वहाँ पीछे लगाकर हमने उड़े छोड़। उनकी एक कहावत है, बैठे हैं साहब फौजी साहब, तो जो आउटडोर जाते थे तो गाँव में जाने का मौका मिल जाता था। पंजाब के अंदर, अपना पंजाब और पाकिस्तान, पंजाब में जाट प्लस डागर गोत, डागर ढेंगरा जैसे साहब ने बताया स्वामी जी ने, डांग, और कुछ इतिहासकार तो ये कहते हैं कि डांगी भी इसी में शामिल। ये सिर्फ कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पे वाणी, जो अपनी कहावत है, शब्दों का हेरफेर आ जाता है। और वो बलूचिस्तान पाकिस्तान, सिंध पाकिस्तान और पंजाब पाकिस्तान, इसके अंदर बहुत ज़्यादा संख्या है। और एक डागर का मैं नाम बोलता हूँ, उन्होंने तो पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार मिला, नाम उनके मोहम्मद पे है, लेकिन टाइटल उनका डागर। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, इस पूरे इलाके के अंदर ये फैले हुए इसलिए हैं कि विभिन्न अंग्रेजों ने जब जरूरत पड़ी तो सबसे ज़्यादा यही कौम थी जिन्होंने विदेशों तक लड़ाई लड़ी। इसका यही कारण है कि जो आधे उत्तर भारत के अंदर ये जाति फैली हुई है और वहाँ बस गए। सभी का शुक्रिया अदा करते हैं जो आप सब अपना कीमती समय निकाल कर आए हैं और हमें आप लोगों ने इनवाइट करके बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी। ये जो मान सम्मान आज आप सभी ने किया है, ये एक जिम्मेदारी है।
कहते हैं समाज में कोई भी चीज़ करनी है उसके लिए महिलाओं को, नारी शक्ति को जोड़ के फिर हम आगे बढ़ते हैं। मेरे लिए ये बहुत गर्व की बात है कि मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं आज ये ज्ञान की प्राप्ति कर सकूं, और जो मुझे दिया है हमारे बड़े बुजुर्गों ने, इसे मैं सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार इसका करने वाली हूँ। सोशल मीडिया के थ्रू, गांव में लेडीज से बात करके, क्योंकि ये जो मिला है ये एक शुरुआत है। हम सब जो आज इकट्ठे हुए हैं, हम सबको अब इस ज्ञान को फैलाना है लोगों के बीच। वो सीमित हम तक ना रह जाए, बस हमारे आने वाली पीढ़ी को डागर कहाँ से आए, कहाँ से उद्गम हुआ, उन्हें अपने दादा परदादा का ही ढंग से नाम नहीं पता, जो कि दुर्भाग्य की बात है हमारे लिए। बाकी चीज़ें तो बहुत दूर की बात है। तो नारी सोशल रिफॉर्म समाज में जितनी भी विनाश भी कर सकती है, उन्नति भी कर सकती है, पतन भी कर सकती है और विकास भी कर सकती है। तो हम सभी अपने घर पे बहन, बेटी, बहुओं को, सभी को जो आज ज्ञान हमें मिला है उन तक पहुंचाएं, और वो समाज में इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। भीम सिंह डागर जी का तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करेंगे, जिन्होंने इस कड़ी में अहम भूमिका निभाई है। हम सभी को जोड़ने के लिए जितने वो प्रयास कर सकते थे वो उन्होंने किए हैं, और उन्होंने ये जिम्मेदारी हमें दी कि हम आगे करें। धन्यवाद आपसे। एक मिनट, न मेरे पास कोई फूलमाला है, न कोई भेंट है। मेरे पास ये परमात्मा की बात है, इन करों से मैं इनको आशीर्वाद ये तरक्की उन्नति ये है, ऐसे नाम होता है अपनी कौम का, अपने घर का, अपने परिवार का, अपने देश का। मातृशक्ति सभी को मेरा नमस्कार। आप अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पर पहुँचे, एक परिवार को इकट्ठा करने के लिए, कुछ जानकारी जुटाने के लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों में विश्वास थी कि इस गांव की स्थापना कैसे, कितने वर्ष पूरा हुई, उसके लिए अगर आपके पास कोई जानकारी है, हम वहाँ से कैसे आए, क्या था, कुछ था, वो आप भी आदान प्रदान करें, हमारे गाँव के बुजुर्ग भी आदान प्रदान करेंगे, और इस गांव के लिए जो भी जानकारी इकट्ठी हो सकती है उसके लिए इकट्ठा करने की कोशिश करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबिन 24। मैं हूं मुकेश शर्मा। इस समय हम सेलंगा गांव में मौजूद हैं। यहां पर डागर खाप और डागर की सरदारी यहां पर आई हुई है। श्री कृष्ण आर्य जी दिल्ली क्षेत्र से आए हैं और यहां से ही सेलंगा गांव का निकास हुआ है। आज सेलंगा गांव में डागर गोत्र के जो लोग हैं वो एकत्रित हुए हैं। इनकी बैठक चल रही है। आगे समाज सुधार के कार्यों के लिए इन्होंने प्रतिज्ञा की है, और इस बारे में हम श्री कृष्ण आर्य जी से बात करेंगे। ये गोपालक भी हैं और किसान भी हैं। इधर से भीम सिंह डागर जो है प्राकृतिक खेती के माध्यम से सेलंगा गांव का नाम जो है विश्व स्तर पर ऊंचा कर चुके हैं, और इसी प्रकार गोपालक के रूप में भी श्री कृष्ण आर्य जी कार्य कर रहे हैं। इनसे बात करेंगे गौ माता के बारे में, और उससे पहले डागर गोत्र के बारे में कि इनका निकास कहाँ से हुआ है और कैसे इनकी उत्पत्ति हुई, कहाँ कहाँ इन्होंने बड़े बड़े कार्य किए हैं, युद्ध भी लड़े हैं, राजा भी रहे हैं, और आज IAS IPS और बड़े उच्च अधिकारियों के पद पर यहाँ के बच्चे जो हैं विराजमान हैं। जी आर्य जी। जी, डागर गोत्र के बारे में आप बताइए। डागर गोत्र के बारे में ऐसा है, श्री कृष्ण महाराज जो हुए हैं उनकी चौथी पीढ़ी में 2 भाई पैदा हुए थे। बड़े का जडेचा, छोटे का यदुमान। जडेचा तो काठियावाड़ की तरफ चला गया, वहाँ पर उन्होंने जामनगर, राजकोट, मोरबी इत्यादि वहाँ उन्होंने अपना बस गए वहाँ, और बाद में जाकर वे ही जाट से अपने राजपूत बन गए। वे राजपूत भी अपने पूर्वज जडेजा को पूर्वज मानते हैं। यदुमान के जो छोटे भाई थे वे हिमाचल पर्वत की तरफ चले गए, वहाँ जो अपने विस्तार किया, जो उसकी भाषा भेद के कारण जो पहाड़ियाँ थी, जो श्रृंखलाएँ थी, उनको डांग कहते थे। डांग शब्द से डागर बन गया, और डागर
शब्द ये जो डागर हैं वहाँ से चल के ईरान में, इराक में, और ये फिर पाकिस्तान जो भूतपूर्व जो है अब वर्तमान में पाकिस्तान है, यहाँ से चल के फिर राजस्थान में, फिर हरियाणा में। हमारा एक बागड़ू गाँव है, वहाँ बसे थे। वहाँ से आके फिर हमारा मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध हुआ था। उसके बाद एक हमारा पूर्व बादली गांव जो हरियाणा में लगता है, गुलिया गोत्र का है, वहाँ के उसने शरण ली थी। वहाँ पर उसने एक जिसके घर में प्रवेश किया था, आए थे, उस की लड़की का नाम मोहनी था, जो कि अनमैरिड थी। वे पति पत्नियों ने सोचा कि भैया लड़का नौजवान आ गया, हमारी लड़की शादी के लायक है, क्यों नहीं इसके साथ शादी की जाए। शादी करने के बाद मोहनी हमारा ढल नाम का पूर्वज था, उसे ढासा बसा। ढासा से 1240 में बसा, हमारा 1398 में बसा। हमारे गांव से ये शेड़ंगा निकास है, हमारे गांव से झाड़ सैतली है, हमारे गांव से झाजरू है, हमारे गांव से मैदानगढ़ी है, हमारे गांव से एक सकेड़ा है डिस्ट्रिक्ट बागपत में यूपी में, और इधर सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में एक रेवली है, ककाना है, इधर झज्जर डिस्ट्रिक्ट में कबूलपुर हैं। ये हमारे सब वहाँ से निकले हुए हैं। कुछ पलवल की तरफ मंडकोला है, 12 गांव है, एक अलीगढ़ में और सालपुर गांव है, वहाँ भी डागर गोत्र के 12 गांव हैं। और हमारे कुछ डागर बंधु अहीर जाति में है, जिसके ये इधर गुड़गांव के आसपास दिल्ली के अंदर एक पंडवाड़ा कला कुर्द भी है। तो हमारे डागरों का एक सबसे बड़ा मतलब राजा बहादुर होया है, जो कि हिंडौन क्षेत्र में है, करौली डिस्ट्रिक्ट में। राजा बाबू सिंह, उसने बहुत शाहजहाँ के साथ युद्ध किया है। 84 गांव का वो सरदारी उसके पास थी, और उन 1638 में उसने ये राजगद्दी दी थी उन्होंने, ये 84 गांव वालों ने। तो ऐसा है डागर और ये जाट एक उस सिक्के के दो पहलू हैं, आर्य और जाट। तो एक ये एक सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक एक आंदोलन है जो लोगों को सुधारवादी, कृषि के बारे में, हमारे पूर्वज जो बच्चा सेना में भर्ती हो जाता है वो छत्री का काम करता है, योद्धा काम करता है। जो हमारे बच्चे पढ़ लिख के विद्वान बन जाते हैं वे ब्राह्मण का काम करते हैं, खेती बाड़ी व्यवसाय करते हैं, वे वैसे बन जाते हैं। जैसे कुछ 1900 ईस्वी में साजूराम अलगपुरे वाले ने वहाँ कलकत्ते के अंदर, सारे कलकत्ते उसमें धाक जमा दी थी। सेठ चौधरी साजूराम कहते थे। वो लोग जो कलकत्ते वाले जो दान देते थे उनके बराबर अकेला दान देता था। एक बार शांति निकेतन खोला रविंद्रनाथ टैगोर ने, उस चौधरी साजूराम सेठ को आमंत्रित नहीं किया, वे अपने आप चले गए। तो वहाँ कुछ लोग 5 रुपये 10 रुपये के उधार चिट दे रहे थे, बोला जी ये मेरे आ जाएंगे, मेरे आ जाएंगे। वहाँ चौधरी साजूराम अलगपुरिया ने 21,000 नगद दिए। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा जी हम तो आपको तो आमंत्रित नहीं किया था, आप कैसे आ गए? बोला ऐसा है जी, देवता और परमात्मा किसी भला ही नहीं जाते, अपने आप आ जाते हैं। एक कहीं गुरुकुल खोल रहे थे तो किसी ने, लाला लाजपत राय ने कहा जी हम आपको से 200 रुपये की आशा करते हैं, आप 200 रुपये दान में दो। तो सेठ चौधरी साजूराम ने कहा जी आपने तब ये जो मैं मन में सोच कहा था उसके अनुसार आपने घोषणा नहीं करी, मैं 200 नहीं 2000 देना चाहता हूँ। और ये सब क्षेत्र में अकाल, ये 56 में जो अकाल पड़ा था 1956 में, वहाँ पर चौधरी साजूराम ने 1.5 लाख रुपया उनके लिए दान दिया था। एक तायल गुरुकुल में हिसार में स्कूल खोला, 1928 में छात्रावास के लिए 7,000 रुपये दान दिया था। तो ये हमारे चौधरी छोटूराम हुए हैं, उन्होंने हमारे समुदाय के लिए बहुत काम किया। एक चांदाराम मंत्री होते थे खरर के, वे पढ़ते थे, जब उनको 5 रुपये चौधरी छोटूराम देते थे वजीफे के, भाई उनका अपना खर्चा, उन्होंने BA LLB उनके खर्चे से किए। तो ये समुदाय के लोग दानी भी हैं, धार्मिक भी हैं, उदार हृदय के हैं और अच्छे विशाल विचारों के आदमी हैं। तो ये
एक हमारा छोटा काम नहीं, एक बहुत बड़ा काम है। समाज के सुधारने में, देश की रक्षा में हमारे बहुत से, अब पीछे एशियाड में 17 गोल्ड मेडल आए थे, जिसमें 16 गोल्ड मेडल हमारे जाटों की लड़कियों ने रेसलिंग में लाए थे। तो बहादुर भी हैं और विद्वान भी हैं और खेती व्यापार करने में भी निपुण हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहता हूँ कि हम लोग, हमारे ये समुदाय के लोग अच्छे विचार बनाएं, अच्छी सोच बनाएं, अच्छे अपने आप को पूर्वजों को याद करें। आगे हमारे पूर्वज क्या थे, चौधरी छाजूराम, चौधरी छोटू राम, चौधरी चरण सिंह, हमारे जितने भी महान आदमी हुए वे आर्य भी हुए हैं और जाट भी हुए हैं, क्योंकि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो हमें श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए, जिसके करने से कहता है भाई कर्म ऐसे करो जो मिसाल बन जाए, कदम ऐसे रखो जो निशान बन जाए, मुलाकात ऐसी करो जो पहचान बन जाए। इति ओम सम। आज का युवा जो है नशे की तरफ बढ़ रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने गांव में और जगह जगह जहाँ भी जाता हूँ, अब मैं एक उदाहरण देता हूँ। जैसे हमारे समुदाय के लोग, नौजवान या बुजुर्ग होका पीते हैं। मनुष्य जाति को, प्राणी को जीने के लिए सबसे ज़रूरी वायु है, प्राण है। फिर दूसरा जीने के लिए जल है, तीसरा है भोजन। मैं कहता हूँ भाई ये वायु है, प्राण है, ये परमात्मा ने बनाया हुआ है। जल परमात्मा ने बनाया है, ये अन्न परमात्मा ने बनाया है। ये परमात्मा को बनाई हुई चीज़ को आप प्रदूषित कर रहे हैं। हुक्का है, ये तम्बाकू धुआं छोड़ते हैं, उसमें निकोटिन पॉइजन है, उसमें मान लो पशु है, पक्षी है, सब सांस लेते हैं, उनको सबको नुकसान होता है। इससे दिल की बीमारी बनती है, इससे अस्थमा बनता है, इससे पाचन क्रिया कमज़ोर होती है और इससे शारीरिक शक्ति का भी आशा होता है। ये एक जागृति लेने की और एक प्रचार करने की मुहिम चलानी चाहिए, जिससे सुधार हो जाए। उन नौजवानों की गलती नहीं, ये हमारे प्रचार प्रसार की कमी है, उनको ये बताने की कमी है। हमारा जब तक ये मनुष्य का स्वभाव है, परमात्मा एक जीवात्मा है, एक प्रकृति है। प्रकृति को जैसे ये टेबल है, इसको नहीं पता कि मैं क्या हूँ, न तो इसको अपना ज्ञान न हमारा ज्ञान। परमात्मा को अपना ज्ञान है, सबका ज्ञान है। ये जीवात्मा है, ये सीखने का प्रयास करता है, कोई सिखाए बगैर कुछ नहीं आती। जैसी हमें शिक्षा मिलेगी बच्चों को या किसी को मनुष्य वैसा ही बनेगा। अच्छी शिक्षा मिलेगी अच्छा बनेगा, बुरी शिक्षा मिलेगी बुरा शिक्षा मिलेगी। तो ये हमारे प्रचार की और हमारे प्रसार की और ये हमारे समाज के बुज़ुर्गों की ये न्यूनता है कि ये चीज़ें बताते नहीं। उनको समझाया जाए, अच्छा उनसे व्यायाम किया जाए, उनको अच्छी जगह ले जाया जाए, अच्छा प्रचार किया जाए, हवन किया जाए, शिविर लगाया जाए, तो उनके माध्यम से नौजवानों का सुधार हो सकता है। ये मनुष्य का, प्राण जीव का स्वभाव है, जो देखता है उसी से सीखता है। अच्छी चीज़ देखे अच्छी सीखेगा, बुरी चीज़ देखो बुरी सीखेगा। ये हमारे कुछ लोगों की या समाज की त्रुटियां हैं, जिससे वे ये न्यूनता आई है। जी धन्यवाद। नारी शक्ति भी डागर गोत्र के कार्यक्रम में पहुंची हैं, इनसे भी हम बात करेंगे कि डागर गोत्र के बारे में कितना वो जानते हैं और क्या कहां तक उन्होंने प्रचार प्रसार किया है। जी ये मैं आपके साथ सार्वजनिक करना चाहूँगी कि दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग अपने इतिहास को नहीं जानते, जिसका आज मुझे सभी बड़े बुजुर्गों और गणमान्य सदस्य जितने भी यहाँ उपस्थित हैं उनके साथ बैठकर एहसास हो रहा है। और कहते हैं ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो आज इस सम्मेलन में महत्वपूर्ण इसका हिस्सा बनकर एक नींव आगे के लिए, मतलब जो गलतियां हमने इन पास्ट की हैं, ये एक मैसेज है कि हम सबसे पहले अपने अंदर सुधार करें, उसके बाद हम समाज का उद्धार कर सकते हैं। तो मैं एज अ लेडी यहाँ पर उपस्थित होकर जगह जगह पर अपनी माताओं को, बहनों को, बेटियों को
अपने गोत्र के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी यहाँ से एकत्रित करके और एक पुस्तक जल्द ही इस पर रिलीज़ करके उसका वितरण हम शुरू करेंगे, क्योंकि ऐसा ना हो कि लिखित में हमारे आने वाली पीढ़ी के पास कुछ ना हो, तो उसे प्रिजर्व करके हम आगे चलेंगे। जी धन्यवाद। आपने डागर गोत्र के इतिहास के बारे में जाना है, लेकिन सेलंगा गांव का इतिहास अभी बाकी है, तो सेलंगा गांव के लोगों से भी हम बात करेंगे कि कब सेलंगा गांव बसा था और किसने बसाया था, कौन बुजुर्ग यहाँ से आए थे। तो हमारे साथ पूर्व सरपंच जो हैं रामेश्वर जी, सुमेर सिंह जी मौजूद हैं, तो इनसे बात करेंगे कि बताएं कि सेलंगा गांव कब बसा और कैसे बसा। देखिए, ये पूर्वजों की बताई हुई बात है जी। कि सासरोली गांव से कोई लड़की डासा शादी करी थी, इससे पर डासा दोनों ही साथ जोड़ते हैं इनको। वहाँ कोई रोड़ा पैदा होने के कारण वो जब उस वक्त यहाँ आई हुई थी और वो जो परिवार था वो नहीं रहा, तो बताते हैं कि फिर यहाँ उसका लड़का होया, उसका नाम पाला बताया करते बुजुर्ग आदमी, और वो फिर अपने नज़दीक उस गांव से थोड़ा दूर आके बसा था जी। उस जमीन उन खेतों का नाम भी पालावास बोलते हैं, पालियास। तो उसके 3 बेटे सुनने में आए, लालू, बख्ता और पूर्ण। उन तीनों से ये इस गांव की जो है आगे फिर सारा ये गांव फला फूली होती रही। और भाई जैसे ये आते रहे, ब्राह्मण दूसरा जो समुदाय सब हमारे पास अब हाजिर हैं। तो उन तीनों से ये गांव की वहाँ से शुरुआत हुई। और ये पता नहीं, ये गूगल पे जब काट के देखें तो कोई थोड़ा उसको झूठ भी मान ले हैं, कुछ कर ले हैं, लेकिन वो गूगल तो ये भी बताता है कि 1649 में बस्ती हुई इस गांव की। तो इस तरह ये हिस्ट्री है इस गांव की। जी अंकल जी, आप बताइए क्या है सेलंगा गांव का इतिहास। ये जो बुजुर्गों से सुना है हमने जी, इसका कारण ये है कि सच्चाई तो हम बता नहीं सकते जी। सुनी हुई बात बताएंगे। ये लड़की जो थी ठल्लू राम का लड़का के साथ शादी हुई थी। अच्छा जी। उसका छोटा भाई था पाल्ला जी। तो वहाँ उसकी किसी भी कारण से झगड़ा हो गया तो वो गुजर गया जी। ये उस देवर को लेकर के और यहाँ आ गई सासरोली। अच्छा जी। इधर उसको बच्चा होया, उसका नाम रखा पूरण जी। देवर की चूड़ी पर आ दिया जी और उठा दिया उसको। फिर यहाँ पर 2 लड़के हुए, लालू और बख्तावर। अच्छा। तो आधा भाग तो गया पूर्ण के पास, बाप का हिस्सा, और देवर का जो था वो 2 बट गया, वो लालू और बख्ता बट गया। ये इस गांव की स्टोरी है। फिर वहाँ से वो लड़की यहाँ पर आके बसी, क्योंकि पड़ोस गांव वाले जमीन को दबा रहे थे। उनको लगा कि ये तो नजीक आ जाएंगे, ये इसलिए हमारा तो कम रहेगी। यहाँ पर आके उसने अपना ये बसाव किया। और डागर भाई भी आ गए, जैसा एक दूसरा चाहते थे वो सब यहाँ पर आ गए। और ये गांव में सब भाई बंदी दूर दूर से लेके बसाए थे। यहाँ पर मुसलमान भी लेके बसाए थे। 1360 बीघा जमीन उनको दिया था गांव ने, तीनों मोहल्ला ने 1360 बीघा जमीन मुसलमानों को दिया। उसके बाद में दूसरा भाई भी आते गए, उनको भी मदद करते गए, मिलाप से गांव बच गया। अपने आप में बहुत अच्छा मिलाप रहा इनका। और आज ये गांव बहुत अच्छी स्थिति में चल रहा है इसमें। ठीक, इसमें फालतू और पूछना हो तो मैं बताऊँगा। हमारे साथ पूर्व सरपंच जगत सिंह जी हैं, इनसे करेंगे बात कि गांव में कितने वोट हैं, कितनी आबादी है और किस प्रकार की सुविधाएं हैं, किस प्रकार की समस्याएं हैं। जी सरपंच साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के, आपके सभी श्रोताओं को मैं नमस्कार करता हूं। आप पूछिए सवाल। गांव में क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या सुविधाएं हैं? आप कई योजना सरपंच रह चुके हैं, तो बताइए इसके बारे में। देखिए, जहाँ तक गांव का ताल्लुक है, हमारा गांव
पूरे इस इलाके में खेती के बारे में एक मिसाल है। हमारे गांव में जो खेती होती है वो आज के युग में जिस तरह की खेती चाहिए वो इस गांव से शुरुआत हुई है। जैसे हमारे भीम सिंह जो हैं वो हमारे कृषि रत्न अवार्डेड हैं, पूरे विदेशों से भी इसके फार्म पर लोग आते हैं और एक इन्होंने एक मुहिम छेड़ी हुई है, हमारे पूरा गांव उसमें शामिल होता जा रहा है। काफ़ी 10-20 किसानों ने तो देख के और अभी शुरुआत कर दी जैविक खेती, प्राकृतिक खेती पर। इसी प्रकार शिक्षा की जहाँ तक बात है, हमारा गांव शिक्षा में भी बहुत अग्रणी है। हमारे यहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल है और हमारे गांव की अभी एक बेटी मुस्कान डागर जो है वो यूपीएससी में सिलेक्शन होके और वो आईएएस में जो है गुजरात कैडर में गई है। जहाँ तक दूसरी पानी की समस्या कोई नहीं है गांव में, पीने की बहुत बढ़िया पानी हमारे गांव में भी है। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि आने वाले समय को देखते हुए और हमने जो है एक सरकार से प्लानिंग बनवाई और वो डिग्गी जो है कालियावास नहर जो यहाँ से करीब 8-7 किलोमीटर 10 किलोमीटर के आसपास वहाँ से पाइपलाइन लग के और यहाँ तक पानी आता है, उसका नहरी पानी, और वो सप्लाई होने लग गया गाँव में अब पिछले 1-1.5-2 साल से, और गाँव को पीने का बहुत अच्छा पानी मिल रहा है। जहाँ तक सामाजिक सौहार्द की बात है, हमारा गांव बहुत ही सौहार्दपूर्ण है और यहाँ का इतना बढ़िया, जितने भी वस्तुवान गांव में हैं वो इतने एक मिलनसार हैं और आपसी भाईचारा प्रगाढ़ है यहाँ का। तो यहाँ की समस्याएं जो है वो इतनी बड़ी कोई नहीं है मैं समझूं, और समस्याएं मैं समझता हूँ समाज ने ही दूर करनी पड़ेंगी, गांव ने ही दूर करनी पड़ेंगी। आज की सरकारें ऐसी हो चुकी हैं कि उनसे अगर हम कोई अपेक्षा करेंगे तो वो नहीं बात बनेगी, लेकिन अगर हम सक्षम होंगे तो सरकार भी हमारे पास आके और काम करेगी। जी, आपने डागर गोत्र के बारे में और चेलंगा गांव के बारे में जानकारी हम आपको दे रहे हैं चैनल के माध्यम से। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉलो करें। धन्यवाद। जय हिंद। हमारे सम्मानित ताऊ जी श्री कृष्ण जी, भाई अमित जी, इनकी देवी अनीता जी, दूसरे ताऊ जी और आप गांव के बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथियों, सभी को प्रणाम। ये जो आज हमारा कार्यक्रम हुआ है ये 2 लोगों के प्रयास से हुआ है जो आज हमारे बीच में नहीं हैं। दादा जगदेव जी, उनके माध्यम से ताऊ जी हमारे संपर्क में आए हैं और हमने आपस में वार्ता करके आप सबको सूचना पहुंचाई। स्वास्थ्य कारणों की वजह से वो नहीं आ पाए, हमें बड़ी अफसोस है कि भाई वो हमारे बीच होते। दूसरा प्रदीप जी हैं जिनको आप जानते हैं, उन्होंने तो पूरा जीवन समाज सेवा पर समर्पित कर रखा है। उनको भी अति आवश्यक कार्य होगा, रात को करनाल जाना पड़ गया, नहीं तो वो आज हमारे यहाँ पर होते और अच्छी अच्छी बातें बताते। उन 2 लोगों का ये एक सपना है और मैं भी उनके साथ एक कड़ी में जुड़ा हुआ हूँ और आप ये पूरा गांव उसमें जुड़ी है कि भाई हम गांव में जो हमारे युवा हैं वो आज मुख्य रास्ते से भटक रहे हैं, भिन्न भिन्न तरह के नशों की तरफ बढ़ रहे हैं, विषयों की तरफ बढ़ रहे हैं। आज परिवार टूट रहे हैं, बच्चे माँ बाप को छोड़ के जा रहे हैं, ये नहीं पता कारण क्या है। आज भाई भाई में बैर है, बाप बेटे का बैर है। तो उनका ये सपना है भाई हम गांव में, अगर गांव हमारे को आशीर्वाद दे तो हर महीने हम गांव में योग शिविर लगवाएं, चरित्र निर्माण शिविर लगवाएं, ताकि हमारे बच्चे मूल बातों को पकड़ सकें और ये हमारा समाज एक अच्छी दिशा में जा सके। आज छोटी छोटी बीमारियां हैं, जैसे मैं कल एक से बात कर रहा था, बोला मेरे तो एसिडिटी बना है, वो डॉक्टर के सारी उम्र काट देगा गोली खा खा के, और उन सब का निवारण एक छोटे छोटे योगासनों में है जिनका हमें पता नहीं है। तो ऐसे योग शिविर, चरित्र निर्माण शिविर और बच्चों में आत्मविश्वास पैदा करने के लिए ये हमारी एक ख्वाहिश है कि भाई हमारा गांव, जैसे आज विदेशों तक हमारा नाम है और भी मतलब हमारे पूरे विश्व में गांव का नाम उज्जवल हो, इसके लिए मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के अपील है कि भाई इसके लिए हमें आशीर्वाद दें, हमारा सहयोग करें, ताकि हम इस उमंग के साथ गांव को एक नई दिशा दे सकें। और अनीता जी का मैंने 2 महीने पहले जब इन्होंने हमें इनवाइट किया था, ओजस्वी भाषण मैंने सुना तो इनको स्पेशल इनवाइट किया जी आप हमारे गांव में आइए और मार्गदर्शन करिए, बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए। ये समय होता है,
हर समय गलत परिस्थितियां होती हैं और जब समाज लाइन से उतर जाता है तो किसी ना किसी को आगे आके कुछ ना कुछ समाज के लिए करना पड़ता है और बुजुर्गों को सोचना पड़ता है कि आज हमारे युवा भटक गए हैं, तो युवा बुजुर्गों का बड़ा आशीर्वाद और मार्गदर्शन इसमें काम करता है। तो मेरी आपसे पुनः अपील है, अगर आप इस बात से सहमत हैं कि हम कुछ गांव के लिए करें, और ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इसमें हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं है कि भाई हमने कोई नाम बढ़ाई के लिए करना है, कुछ ना कुछ अपने पल्ले से लगाएंगे। अगर आप सहमत हैं तो हाथ उठा के और सहमति दीजिए ताकि हम अपने गांव का नाम रोशन कर सकें और बच्चों को, जो युवा हैं, उनको हम एक सही रास्ते पर चला सकें।